हेलो माय लवली स्टूडेंट्स। आज हम लोग ज्योग्राफी के सीरीज में एक नेक्स्ट चैप्टर समझने जा रहे हैं जो कि रिलेटेड होगा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हम लोग समझेंगे कि किस तरह से कॉन्टिनेंट्स का फॉर्मेशन हुआ है। कॉन्टिनेंट्स में जो कि आप मेजर कॉन्टिनेंट्स आप देख सकते हैं जिसमें नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अंटार्कटिका, ये सब सभी जितने भी कॉन्टिनेंट है इसका फॉर्मेशन किस तरह से हुआ, यानी हमारी लाइफ एग्जिस्ट होने के बाद किस तरह से इन सभी कॉन्टिनेंट्स का फॉर्मेशन हुआ है, उन सभी चीज़ों को मैं बताने जा रही हूँ विद अ सिंपल एक्सप्लेनेशन। आप लोग चाहे तो इसे पेन और पेपर के साथ नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए हम लोग समझते हैं सबसे पहले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जैसा कि नाम ही यहाँ पे डिफाइन हो रहा है, तो ये आपका जो है ये ड्रिफ्ट का मतलब होता है खिसकना या फिर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना। इसे अगर हिंदी में बोला जाए तो इसे कहते हैं खिसकना या फिर स्प्रेडेड वेव ओवर, फैलाना। ठीक है, तो ड्रिफ्ट जब भी कॉन्टिनेंट का ड्रिफ्टिंग थ्योरी उसी से स्टार्टेड होता है जो कि इसके नाम पर बेसिस है। मेनली जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है वो अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया था, जो कि एक बहुत बड़े जियोग्राफर थे, उनके द्वारा दिया गया था। उन्होंने बताया कि कॉन्टिनेंट में जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसका दो एलिमेंट जो कि है पेंजिया एंड पेंथाल्सा। जैसे कि उन्होंने बोला कि ये एक सर्कुलर समझिए कि पूरा अर्थ है। ठीक है, क्या है? अर्थ। इस अर्थ में सबसे पहले क्या हुआ, मैंने आपको बताया था पहले भी उस सीरीज में कि अर्थ का जो फॉर्मेशन है वो अराउंड 4.8 बिलियन ईयर्स अगो हुआ था बाय द बिग बैंग थ्योरी। बाय द बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी से क्या हुआ कि समय के साथ क्या हुआ, बहुत सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो है वो आपस में मिलने लगे और उनसे नए नए मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ। जैसे कि सबसे पहला आप समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन और हीलियम, ये दो ऐसे एलिमेंट्स थे जिन्होंने अपना फॉर्मेशन में या फिर जो बायोटिक फोर्सेस है जिसमें जान हो सकती है उन सभी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने में आपका वाटर जो है वो मेजरली जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए दिखाया गया। क्योंकि वाटर भी अगर आप समझना चाहें तो फिर वाटर बोला जाता है कि अराउंड 70% जो रीजन है पूरे अर्थ का वो वाटर से ही घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? वाटर से। तो उसी तरह से और 30% जो रीजन है, 30% जो रीजन है वो जस्ट लैंड है, वो है ना, ये जमीन है, समतल जमीन है या फिर माउंटेन्स है, बहुत सारी चीज़ों से मिल करके ये बना हुआ है। माउंटेन, प्लेटियो, पठार, ये सब सभी चीज़ें हम आने वाले सीरीज में समझेंगे। तो इसी कंसेप्ट को समझाते हुए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में बताया गया कि जो एक ओशन था उस ओशन में दो पोर्शन थे। एक एक था आपका पेंजिया। क्या था? पेंजिया। पेंजिया जो था वो लैंड मास था। क्या था? पेंजिया जो था वो लैंड मास था। और एक जो उसके साइड में जो पोर्शन थे वो थे पेंथाल्सा। क्या था? पेंथाल्सा। पेंथाल्सा जो था वो वाटर था। यहाँ पर वाटर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इस कारण से ये प्रूफ होता है कि यस, वाटर जो था वो हाई अमाउंट में जो अर्थ है उसके पूरे रीजन पे कवर किया हुआ है, अराउंड 70%। तो फिर आप समझ सकते हैं कि जो पेंजिया है उसे हम लोग क्या, जो पेंथाल्सा है वो ओशियन वाला पोर्सन है ना, और जितने कॉन्टिनेंट है वो किसका पोर्सन है? पेंजिया का। आई होप यू गॉट क्लियर दिस पॉइंट। नेक्स्ट हम समझते हैं कि इससे फर्दर ब्रेक डाउन हुआ और ये जो पेंजिया जो था, जैसे ये पेंजिया जो है फर्दर ब्रेक डाउन हो जाता है और एक नया रूप बनता है जिसमें हम लोग कहते हैं लोरेशिया। ऊपर वाले रीजन को कहते हैं लोरेशिया और नीचे वाले रीजन को कहते हैं गोंडवाना। ठीक है, पेंजिया एक बड़ा लैंड मास था, है ना, ये बड़ा लैंड मास है और इसी से कन्वर्ट होकर के दो अलग लैंड मास बने हैं, जिसका फर्स्ट का नाम था लोरेशिया और सेकंड का नाम था गोंडवाना। ठीक है, आई होप यू गॉट क्लियर दिस लैंड। और लोरेशिया को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसे हम लोग कहते हैं अंगारा लैंड। क्या कहते हैं? अंगारा लैंड। आप यहाँ पे देख सकते हैं अंगारा लैंड इज वन ऑफ द नेम ऑफ द लोरेशिया लैंड अगेन। चलिए हम लोग समझते हैं इसे एक डायग्राम के थ्रू। जैसे हमने अभी आपको समझाया था कि पेंजिया जो है वो पेंथाल्सा का ही रूप है। पेंथाल्सा में आपका क्या था? ये वाटर बॉडी था और पेंजिया आपका क्या है? लैंड मास है। और इस समय के साथ क्या होता है? समय के साथ ये कन्वर्ट हो जाता है और लोरेशिया में आपका यानी फर्स्ट लैंड मास और ये सेकंड लैंड मास में कन्वर्ट हो जाएगा। लोरेशिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? अंगारा लैंड। और बीच में जो सी बच गया या फिर बीच में जो सी बना है, जैसे ये जो दोनों का ब्रेकडाउन होगा तो बीच में गैप हो जाएगा। इस गैप होने से जो रीजन में
पानी या फिर वाटर बॉडी डेवलप हुआ या फिर वहाँ पे पेनिट्रेट कर पाया, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, टेथियस सी। क्या कहते हैं, टेथियस सी। टेथियस सी उसी का एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स। आई होप यू गॉट क्लियर दिस पॉइंट। और ये सभी चीजें कब हुई थी, 200 मिलियन ईयर्स अगो। कब का है ये सारा चीज, 200 मिलियन ईयर्स अगो का बात है। अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट को समझते हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट इन टू डायरेक्शन। जैसे मैंने आपको बताया कि वो इक्वेटर मूवमेंट या फिर वेस्टवर्ड मूवमेंट करता है। जैसे कि समझिए कि कॉन्टिनेंट जो है वो ड्रिफ्ट करता है दो डायरेक्शन में, या तो जैसे कि अगर ये पूरा अर्थ है तो अर्थ के इक्वेटर में चाहे वो कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट करेगी, है ना, इक्वेटर 0 डिग्री ये वाला इक्वेटर के साइड, या फिर वो वेस्टवर्ड मूव में करेगी, यानी इस रीजन पे वो मूव करते हुए नजर आती है। तो इस कारण से क्या हुआ कि आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी प्रूफ होता है कि यस, ये पेंजी और पेंथालसा के कारण क्या हुआ कि डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट का डेवलपमेंट पॉसिबल हो पाया। फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल, कौन कौन सा फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल था इस कॉन्टिनेंटल को मूवमेंट करने के लिए, या फिर जो अंगारा लैंड है, लोरेशिया है, या फिर गोंडवाना लैंड है, उस सभी के लिए मूव करने के लिए क्या क्या जो रिस्पॉन्सिबल फोर्सेस है। जैसे बोला जाता है, अगर हम एक रफ मैप समझे इंडिया का, तो इंडिया का डायरेक्शन आप समझिएगा, ये आपका है अमेरिका, है ना, नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका वाला पोर्शन है, उसके बाद फिर ये आपका यूरोप वाला पोर्शन है ना। ये थोड़ा रफ डायग्राम है, तो हाँ ये समझिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडिया वाला जो पोर्शन है स्टूडेंट्स, वो देखिए थोड़ा बहुत जो है वो अफ्रीका के साइड से हल्का सा दिख रहा है। तो फिर क्या होगा कि अगर आप इंडिया को एडजस्ट करना चाहिएगा यहाँ पे, तो ये एडजस्ट हो जाएगा, है ना। ये क्या, जैसे कि एक पजल होता है ना, पजल को आप जोड़ते हैं एक पजल से दूसरी पजल, तो कैसे वो कनेक्ट हो जाता है, उसी तरह जो सारे कॉन्टिनेंट है, अगर इस पोर्शन को अगर हम यहाँ कनेक्ट करना चाहें तो ये कनेक्ट हो जाएगा। अगर इस पोर्शन को देखिए, अगर हम यहाँ कनेक्ट करने चाहें तो ये हो जाएगा, अगर इस पोर्शन को हम यहाँ कनेक्ट करना चाहे तो हो जाएगा। तो इस तरह से हमें क्या पता चलता है कि ये जस्ट लाइक अ पजल गेम की तरह ये एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। तो इस कारण से जो है पेंजिया और पेंथालसा या फिर होल कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो होती है वो प्रूफ कर दी जाती है। इससे बहुत सारे और भी बहुत ज्यादा मेजर फैक्टर रहा है, जैसा कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहला है बेयोंसी। बेयोंसी मतलब क्या हुआ, जैसे कि एक वाटर बॉडी है, कोई सी है, कोई रिवर है, उसमें आप क्या करते हैं, कोई भी चीज को फेंकते हैं। जैसे एक लकड़ी का टुकड़ा मैंने फेंका वाटर बॉडी में, तो वाटर बॉडी में वो क्या करेगा, तैरेगा। जैसे बोट होता है वाटर बॉडी में, जैसे एग्जांपल के लिए बोट है, तो ये बोट क्या होगा, ये वाटर बॉडी में तैर रहा है। तो तैर क्यों रहा है, क्योंकि इसमें बेयोंसी फोर्स लग रहा है, यानी अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द फोर्स लगेगा। जैसे अगर कहीं भी अगर वो समतल है या फिर उसका जो खुद का जो मास है वो जो वाटर के मास से कंपेयर होता है, तो उसकी डेंसिटी जो है वो उसको बैलेंस कर पाती है। तो उसी हिसाब से वो जो है बेयोंसी फोर्स इज वन ऑफ द मेजर रिस्पॉन्सिबल फैक्टर टू प्रूव द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। चलिए हम समझते हैं नेक्स्ट, जो कि है टाइडल एक्शन। टाइडल एक्शन का मतलब हुआ, जैसे नदी है, नदी या फिर आप बोलिएगा ओशन जो है, वो क्या होता है सुबह, या फिर इसमें क्या होता है, जो टाइड है वो मैक्सिमम रात को देखी जाती है, क्योंकि मून का जो और सन का और अर्थ का आपस में जो ग्रेविटेशनल फोर्स का कॉम्बिनेशन है, वो उसी समय ज्यादा टाइडल फोर्स को डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। तो टाइडल एक्शन भी उसी का एक एग्जाम्पल हो सकती है। और अर्थ की खुद की ग्रेविटी भी उसी तरह आपका मेजर रोल प्ले करती है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि यूनिफिकेशन के लिए क्या क्या जरूरी होता है, सन का, मून का, प्लैनेट का और अर्थ की ग्रेविटी का। ये तीनों ग्रेविटी जब आपस में कॉम्बिनेशन के थ्रू एक सिंक्रोनाइज वे में रोल प्ले करेगी, तभी वो टाइडल फोर्स को क्रिएट करने में एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर की तरह मानी जा सकती है। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। चलिए हम लोग समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट को, जो कि रिलेटेड होगा आपका एविडेंसेस है, कि मतलब क्या क्या एविडेंस है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इट इज जस्ट लाइक अ पजल गेम। किसके जैसा है ये, पजल पजल की तरह है ना। तो जिस तरह जैसे कि अफ्रीका का जो ये पोर्शन है, आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं बाय द साउथ अमेरिका के पोर्शन से। साउथ अमेरिका का फिगर यहाँ थोड़ा सा उल्टा है, थोड़ा मैं बना देती हूँ। साउथ अमेरिका का अगर फिगर आप देखना चाहे तो ऐसा है, ठीक है। और अफ्रीका का जो फिगर है स्टूडेंट्स, वो आपका
ऐसा है। तो अगर इस पोर्शन को मैं यहाँ फिट करना चाहूँ तो ये फिट हो जाएगा, अगर इस पोर्शन को यहाँ फिट करना चाहूँ तो ये भी फिट हो जाएगा। तो इस तरह से हमें पता चलता है बाय द जिग-जॉ सॉ फिट। देखिए जिग-जॉ सॉ फिट है ना, जिग-जॉ की तरह फिट करके अगर हम करना चाहें तो ये आपस में फिट भी हो जाएंगे। तो ये भी आपका क्वाड्रेटर ड्रिफ्ट थ्योरी को प्रूफ करता है। चलिए हम लोग समझते हैं नेक्स्ट, जो कि होगा पहले क्लाइमेटिक एविडेंस, यानी कि पहले के समय में जो क्लाइमेटिक का एविडेंस था उसके बारे में भी हम लोग इसमें समझ सकते हैं। पहले क्लाइमेटिक, पहले का मतलब होता है ओल्ड, पहले का मतलब क्या होता है ओल्ड, यानी ओल्ड क्लाइमेटिक। क्लाइमेटिक का मतलब देखिए क्लाइमेट और सीजन में अंतर होता है। क्लाइमेट जो होता है वो हमें अबव 30 इयर्स का, अबव 30 इयर्स का एवरेज हम लोग निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एवरेज। एवरेज निकालते हैं किसका किसका? टेम्परेचर का, प्रेसिपिटेशन का, ह्यूमिडिटी का और सनलाइट एक्सपोजर का। टेम्परेचर मतलब कि क्या आपका हो गया, देखिए किस किस का हम लोग निकालते हैं एवरेज? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सनलाइट पेनिट्रेशन एंड वेदर पैटर्न। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को पता चल जाएगा कि किस तरह से वहाँ का क्लाइमेट है। जैसे इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मानसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट है, या फिर कहीं कहीं आप सुनिएगा कि टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट है, कहीं आपको पता चलेगा कि ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट है। तो इसका मतलब क्या होता है? टेम्परेट का मतलब होता है कि जो ठंडे इलाकों में ज्यादा पाया जाएगा, जो कि मैक्सिमम जो है 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द आर्कटिक सर्कल से पाया जाएगा। ट्रॉपिकल का मतलब क्या होगा कि वो 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 23.5 डिग्री साउथ तक पाया जाएगा। तो हमें इस बात से समझ में आ जाएगा किस किस तरह का क्लाइमेटिक पैटर्न हुआ करता था। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ समझ सकते हैं कि क्लाइमेटिक एविडेंस से भी हम लोग बहुत सारी चीजों को जो हमें पता नहीं है उसका प्रूफ हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोल का जो डिपोजिट पाया गया है, कोल का डिपोजिट जो पाया गया है और बायोमास का जो डिपोजिट पाया गया है, देखिए कोयला पता है किससे बना? कोयला हम ही लोगों से मिलकर बना है। अब आपको आश्चर्य होगा कि कैसे, हाउ दिस इज पॉसिबल? बिकॉज बहुत साल पहले क्या हुआ कि बहुत साल पहले जैसे डायनासोर हुआ करते थे, बहुत सारे समय पहले बहुत ज्यादा मतलब ग्रीनरीज हुआ करती थी, बहुत ज्यादा जंगल थे। तो समय के साथ क्या होता है कि वो एक जगह पे जा करके बाइंड कर देता है ना। तो इस कारण से वो एक जगह से बाइंड कर देते हैं। लेकिन मीटोरेट का जब हीट हुआ तो मीटोरेट हीटिंग से आपका क्या हुआ, सभी चीजें जो है वो धरती के अंदर जाके दब गई। धरती के अंदर दबने से क्या हुआ, जैसे कि सभी चीजें क्या होगी, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर यहाँ पे पहले का अर्थ है पैलियोलिथिक का समय, ठीक है, पहले आदि मानव ये सब सभी हुआ करते थे और डायनासोर भी सभी हुआ करते थे। आपने देखा होगा बहुत सारे कार्टून्स में भी बनाया गया है ना। तो उसमें क्या होता था कि समय के साथ क्या हुआ, एक बार मीटोरेट हिटिंग हुआ और सभी चीजें जो है वो अचानक से गायब हो गई। तो क्यों? क्योंकि वो सभी चीजें धंस गई थी अंदर, अंदर की तरफ डिग आउट हो गई थी। और इस डिग आउट करने से क्या हुआ, जब पत्तों का डिग आउट हुआ, जब एनिमल्स का डिग आउट हुआ, जब रिमेन्स फैक्टर का डिग आउट हुआ, तो उन्हीं सब चीजों से कंप्राइज होके कंप्रेस होकर के कोयला बना है। इसीलिए कोयला जो होता है उसमें जब भी आप चलाइएगा तो देखिएगा बहुत अजीब सा स्मेल करता है, क्योंकि वो जो है वो जीवाश्म से मिलके बना है, वो एक फॉसिल से मिलके बना है। फॉसिल्स यानी कि जिसमें जान हो, है ना, फॉसिल्स यानी जिसमें क्या हो, जान हो, है ना। तो फॉसिल से मिलके बना है। तो वो सभी एविडेंस के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं कि किस किस तरह से जो है वो आप कोऑर्डिनेटेड ड्रिफ्ट थ्योरी को प्रूव करते हुए देखे जाएंगे। तो देखिए हम लोग समझ सकते हैं कि कोल डिपोजिट हो जाएगा। बायोमास तो वही हो गया, जो कि बायो का मतलब कभी भी कोई भी वर्ड आएगा तो समझिएगा उसका मतलब होता है लाइफ, है ना। मास यानी उसका खुद का कुछ वेट, है ना। चलिए हम लोग समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है फॉसिल एविडेंस। फॉसिल एविडेंस में क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि फॉसिल्स एविडेंस में अभी मैंने आपको बताया कि जीवाश्म से रिलेटेड होगा, यानी कभी ना उसमें जान होगी, लाइफ पॉसिबल होगा कभी ना कभी। तो इसमें सिनगैनोथस, मीसोसॉरस, लाइस्ट्रोसॉरस एंड ग्लोस्टोपैरिस, ये कुछ एनिमल्स का नाम दिया गया है, जिसमें क्या होता है, जैसे सिनगोथेरस जो है वो एक तरह का एनिमल था, मीसोसॉरस भी एक तरह का एनिमल था, जैसे डायनासोरस उसे बोलते हैं। तो उसी में एक सब प्रजाति या फिर सब कैटेगराइजेशन ऑफ द स्पीसी उसे हम लोग समझ सकते हैं। तो उन सभी का रिमेन्स जो है वो जगह जगह में अलग अलग तरह का कॉन्टिनेंट में पाया गया है। जैसे कि आपको यहाँ पे एक ब्यूटीफुल डायग्राम के थ्रू बताया गया है कि किस तरह से अफ्रीका में, किस तरह से जो है वो अफ्रीका में बहुत सारी चीजों को मिला है और किस तरह से
हम देख सकते हैं कि साउथ अमेरिका की चीज़ें वो आपका ब्राज़ील की जो चीज़ है वो आपका साउथ अफ्रीका या फिर अंटार्कटिका, जैसे एग्जांपल के लिए अगर यहाँ पर एक डायग्राम की तरफ समझिए तो यहाँ पर क्या है, जो ये ऑरेंज तरह का बैंड किया गया, इसमें बताया गया था कि साइनोगैथोगस का जो रिमेन्स पाया गया। देखिए वो सिर्फ साउथ अमेरिका में नहीं है, वो अफ्रीका के भी कुछ पोर्शन में एक्सटेंड हो रहा है। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्लू में जो है वो मीजोसोरस का है, मीजोसोरस का ये डायग्राम दिया हुआ है इसका पिक टाइप का। तो फिर वो देखिए आप साउथ अमेरिका में चिली अर्जेंटीना के पास है, बट उसका जो एक्सटेंशन है वो साउथ अफ्रीका तक भी देखा गया है। मतलब इससे प्रूफ होता है कि कहीं ना कहीं ये सभी कॉन्टिनेंट, साउथ अफ्रीका जो था वो कभी ना कभी चिली अर्जेंटीना का पार्ट हुआ करता होगा, या फिर साउथ अमेरिका जो होल कॉन्टिनेंट है वो पूरे होल कॉन्टिनेंट अफ्रीका का भी पार्ट हुआ करता होगा। ये सभी चीजें हमें इस बात को प्रूव करती है। जैसा कि जियोलॉजिकल एविडेंस के थ्रू अभी मैंने आपको बताया कि रॉक जो है अपोजिट साइड में अटलांटिक ओशन में जो पाया गया, वही सेम रॉक जो है वो इंडिकेट करते हैं कि कभी ना कभी वो उस रीजन का पार्ट हुआ करते होंगे। यानी कि सभी चीजें आपस में देखिएगा तो इंटरकनेक्टेड जैसी नजर आती है। अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को समझना चाहें तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टीलाइट डिपॉजिट यानी कि ग्लेशियल डिपॉजिट, जैसे कि ग्लेशियर का भी अपना खुद डिपॉजिट होता है। जैसे ग्लेशियर्स जो होते हैं वो भी कहीं ना कहीं जाकर के अपना जो आपका डिपोजिशन या फिर सेडिमेंटेशन वाला प्रोसेस है वो अपनाते हैं, जिसमें मोरेन्स है, इसमें आपका सैलेसाइट है, सैलेमाइट है, ये सब सभी चीजें उसी से रिलेटेड है ग्लेशियल लैंडफॉर्म से। कभी आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी उसके बारे में। तो टिल्टाइट डिपॉजिट भी पाए गए हैं जो कि अभी गर्म इलाके है, लेकिन तभी वहां पर डिपॉजिट पाया गया, ऐसा कैसा पॉसिबल होगा। पोलर वंडरिंग भी आपको पाया गया है। तो ये सभी चीजें से हमें प्रूफ होता है कि कहीं ना कहीं जो कॉर्डिनेटर ड्रिफ्ट थ्योरी है वो इस चीजों को सपोर्ट करती है। चलिए अब हम लोग समझते हैं इसके क्रिटिसिज्म से। यस, हर चीज जो है वो अपने आप में परफेक्ट नहीं होती। नथिंग इज परफेक्ट इन टुडेज एरा बिकॉज एवरीथिंग इज समहाउ क्रिएटेड विद सम टाइप ऑफ इल्यूजन, सम टाइप ऑफ क्रिटिसिज्म आल्सो। तो इसका भी एक क्रिटिसिज्म है। चलिए हम समझते हैं क्या है। दे कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ कोऑर्डिनेटर ड्रिफ्ट एक्चुअली ऑपरेट। इस थ्योरी ने ये कभी नहीं बता पाया कि ये एक्चुअली ऑपरेट कैसे हुआ था, या ये फिर ये सब चीजें कब से ऑपरेट होना स्टार्ट हुई, और फिर why only 200 million years ago the drift started where tidal gravitational forces strong forces। मतलब कि क्यों ये 200 साल पहले से ही स्टार्ट हुआ, क्यों नहीं ये कुछ और दिन पहले से स्टार्ट हुआ, क्यों वही साल ऐसा साल हुआ, ऐसा मतलब कोई फिक्स कैसे हो सकता है। वेयर टाइडल ग्रेविटेशनल फोर्सेस स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, या फिर टाइडल और ग्रेविटेशनल फोर्सेस इतना स्ट्रॉन्ग है। ये सभी चीजें उन सभी किससे रिलेटेड है आपका, जो कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरीज में आपको बताई जाती है। अभी हम लोग समझेंगे नेक्स्ट सीरीज में कन्वेक्शन करंट थ्योरी। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब for your support. I want to share all the things that is relatable with this topic. If you found helpful then please like, subscribe for more such content. Thank you students.